Hello everyone, this is CS Vikram Sohi and welcome to Affordable Classes. कंपनी लॉ की क्लास में बच्चों हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था मेंबर्स 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 हमने स्टार्ट किया था और हमने बात की थी कि मेंबर्स होता क्या है, कैसे मेंबर बना जाता है, कैसे मेंबर्स की वो सिसेशन होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में हमने बात किया था। अब बात करते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर कि भाई कंपनी जो है वो किस तरह से रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन करेगी। पहला हमारे पास पॉइंट आता है टाइम पीरियड टू मेक एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर 7 days। इसका मतलब क्या है कि द एंट्री इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall be made within 7 days after the board meeting or its duly constituted committee approve the allotment, transfer of share, debenture, any other security as the case may be। मतलब ये क्या होगा कि पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि एंट्री जो है, एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर वो कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए? 7 दिनों के अंदर। और 7 दिन कौन से होंगे? वो आफ्टर दी 7 days आफ्टर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और it is duly constituted committee approves the allotment or transfer of or transfer of shares transfer of debentures or other security as the case may be or other securities as the case may be। ये हो गया पॉइंट, क्लियर है। दूसरा चीज, मेंटेनिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरा क्या कहना चाह रहा है कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वहां मेंटेन होंगे, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है shall be maintained at the register of the company। The register shall be maintained at the register of the company unless a special resolution passed in the general meeting authorizing the keeping of the register at any other place within the city, town, place or village in which the register is situated, or any other place in India in which more than 1/10 of the total member enter in the register is reside। तो दूसरा पॉइंट क्या है? मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर एट रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके अंदर ये नॉर्मल तो हमें पता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में बनेगी, बट वैसे तो क्या है, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो मेंटेन होगा कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस। कहाँ मेंटेन होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस बट अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना चाहती है, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर मेंटेन करना चाहती है, कहां पर? एनी प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस within the any place other than registered office within the city, town, village in which the registered office of the company
in which the registered office of the company is situated। या तो कंपनी किसी ऐसे प्लेस पे, किसी ऐसे सिटी टाउन जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसमें रजिस्टर्ड एड्रेस से अलग किसी दूसरे एड्रेस पे बुक्स ऑफ अपना जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसको मेंटेन करना चाहती है, या फिर एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया where the 1/10 of total number of member enter in the register of member reside। 1/10 of total number of member 1/10 of total number of member क्या करते हैं, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर जिनका नाम है वो क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। समझ आ गई। वैसे तो अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन की बात करूं तो रजिस्टर ऑफ मेंबर कहाँ मेंटेन होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन होगा रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग किसी दूसरे एड्रेस पे, उस सिटी, उस टाउन, उस विलेज में जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है, वहाँ पे किसी दूसरे एड्रेस पे, या फिर इंडिया में किसी दूसरे एड्रेस पे जहाँ पर उस सिटी के अंदर, इंडिया में किसी उस सिटी के अंदर मेंटेन करना चाहती है जहाँ पर 1/10 से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ मेंबर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर जो रहते हैं वहां मेंटेन करना चाहती है, तो उस केस में क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, तब मेंटेन कर सकती है। एक्सप्लेनेशन टू चेंज इन द रजिस्टर ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी मेंबर एक्सेट्रा। किसी मेंबर की डेथ हो गई, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, उस केस में क्या होगा। If any change occur in the status of member or debenture holder or any other security holder due to the death, insolvency, change of name, or due to the transfer to Investor Education Protection Fund, or due to any other reason, entry thereof explaining the change shall be made in the respective register। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी शेयर होल्डर का, अगर किसी शेयर होल्डर का, डिबेंचर होल्डर का, किसी का भी स्टेटस चेंज हुआ है उसकी डेथ की वजह से, या उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से, या उसका नेम चेंज की वजह से, या कुछ भी, तो प्रॉपर जो है उसके बारे में एंट्री कहाँ होगी, प्रॉपर रजिस्टर में उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। समझ आ गई। अब आगे आता है हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर परसुएंट टू, हमारे पास एक आगे प्रोविजन आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, हमारा अगला टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी है जो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए बोल सकती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। बात करते हैं। If any rectification is made in the register by the company pursuant to order passed by the competent authority under the act, the necessary reference of such order shall be included in the respective register। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई कंपनी ने रेक्टिफिकेशन की है रजिस्टर के अंदर, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर कंपनी ने कोई रेक्टिफिकेशन की है, रेक्टिफिकेशन की है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर कोई अगर कोई रेक्टिफिकेशन हुई है परसुएंट टू द एनी ऑर्डर, परसुएंट टू द एनी ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द एक्ट, देन द कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी, द नेसेसरी रेफरेंस टू ऑर्डर शैल बी मेड,
shall be indicated in the respective receipt। तो उस ऑर्डर की प्रॉपर रेफरेंस जो है रजिस्टर के अंदर बताई जाएगी कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डर ये इसके अंदर क्या हुई है, रेक्टिफिकेशन की गई है। अगर कोई ऐसी रेक्टिफिकेशन थी, अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन थी, वो कौन सी रेक्टिफिकेशन थी, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया था कि भाई इफ द रेक्टिफिकेशन इज मेड इन द रजिस्टर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर्सन टू एनी ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, तो कंपनी क्या करेगी, उस ऑर्डर की रेफरेंस देगी जब वो इंडिकेट करेगी रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर। इफ एनी ऑर्डर पास बाय द जुडिशियल और रेवेन्यू अथॉरिटी और बाय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या ट्रिब्यूनल अटैचिंग द शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटी एंड गिविंग डायरेक्शन फॉर remittance of dividend interest, the necessary reference of such orders shall be indicated in the register, respective register। कोई भी अगर डायरेक्शन दी गई है, किसके द्वारा डायरेक्शन दी गई है, कोई भी ऑर्डर पास किया गया है जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा, रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा, सेबी के द्वारा, एनसीएलटी के द्वारा, और वो क्या ऑर्डर पास किया गया है, या किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें वो बोल रहे हैं अटैच करने के लिए, अटैचिंग द शेयर्स, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटी, और डायरेक्शन दे रहे हैं किस चीज से रिगार्डिंग, रेमिटेंस के, remittance of dividend, remittance of interest, the necessary reference of such order shall be indicated in the respective register। Authentication of entry in the register of member, आगे बात करते हैं ऑथेंटिकेशन। हाँ, आगे बात करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर जितनी भी एंट्री होगी उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, किसके सिग्नेचर होंगे, कौन वेरीफाई करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, पढ़ते हैं। एंट्री इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 88, जो एंट्री होंगी सेक्शन 88 के अंदर, जितनी भी हमने एंट्री की रजिस्टर ऑफ मेंबर में या उसके इंडेक्स के अंदर, शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी सेक्रेटरी उसको, मतलब ऑथेंटिकेशन की अगर मैं बात करूं, ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, कौन ऑथेंटिकेट करेगा इसको, पहला या तो कंपनी सेक्रेटरी ऑथेंटिकेट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, और एनी अदर पर्सन, या फिर कोई दूसरा पर्सन, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस, बोर्ड ने जिसको ऑथोराइज किया गया है ऑथेंटिकेशन पर्पस करने से, एंड द डेट ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द सेम शैल बी मेंशन, और वो जब ऑथेंटिकेट करेगा द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, द डेट ऑफ रेजोल्यूशन authenticating the date of resolution for authentication authorization shall be mentioned। जब वो ऑथेंटिकेट करेगा, जैसे वो अपने साइन करेगा तो साथ में रेजोल्यूशन की डेट भी डालेगा कि भाई किस डेट पे उसको ऑथराइज किया गया था, किस रेजोल्यूशन की डेट पे उसको ऑथराइज किया गया था ऑथेंटिकेशन के लिए। The entry in the foreign register shall be authenticated by the company secretary of the company or person authorized by the board by appending his signature of each entry। और फॉरेन रजिस्टर को कौन ऑथेंटिकेट करेगा, या तो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी या फिर कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है बोर्ड के द्वारा, और वो क्या करेगा, अपेंड करेगा इस सिग्नेचर टू द ईच एंट्री, हर एक एंट्री के साथ वो क्या करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा। क्लियर है। इंडेक्स ऑफ मेंबर की बात करते हैं। Section 88 subsection 2 of the Companies Act 2013 read with Rule 6 of the Company Management and Administration Rule 2014 require that every register maintained under Section 88 subsection 1 of the Act shall include index of member। index of member, अब index of member क्या होता है, कैसे होता है, बात करते हैं किस तरह से मेंटेन किया जाता है। मतलब सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जितने भी रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन होंगे उसके अंदर क्या होगा, इंडेक्स भी हो क्या पर चलेगा। एवरी रजिस्टर मेंटेनिंग सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 88 ऑफ द एक्ट शैल इंक्लूड एन इंडेक्स ऑफ द नेम एंटर इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर।
और उसके साथ क्या होगा, इंडेक्स भी होगा। इंडेक्स, द इंडेक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फोलियो कंटेन द सफिशिएंट इंडिकेशन टू एनेबल द एंट्री रिलेटेड टू द फोलियो इन द रजिस्टर टू बी फाउंड। मतलब जिस तरह से बुक के फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पेज पे ये चैप्टर है, इस पेज पे ये चैप्टर है, इसी तरह से रजिस्टर ऑफ मेंबर के फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है मेंबर्स का, जिसके अंदर हमें प्रॉपर फोलियो नंबर से हम रेफर कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ पे है। ठीक है ना, कि भाई इंडेक्स सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फोलियो कंटेन सफिशिएंट इंडिकेशन to enable the entry relating to the folio in the register of member. The company shall make necessary entry in the index simultaneously with the entry for the allotment or transfer of share in the register. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही कोई एंट्री होगी या तो अलॉटमेंट से रिलेटेड या ट्रांसफर से रिलेटेड रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तो साथ के साथ वो एंट्री कहाँ होगी, वो इंडेक्स ऑफ मेंबर में भी एंट्री होकर यहाँ पर चलेगी। क्लियर है। आगे बात करते हैं प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, सेक्शन 94। आगे हमारे पास टॉपिक आता है प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, सेक्शन 94। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। किस कहां पर रजिस्टर को रखा जाएगा, कहां पर उसकी इंस्पेक्शन हो सकती है। मेंटेनिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस according to section 94 subsection 1, the register required to be kept and maintained by the company under section 88 and copy of the underwritten file under section 92 shall be kept at the registered office of the company। कहाँ मेंटेन किया जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन किया जाएगा। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग किसी दूसरे उसमें मेंटेन करना चाहती है तो सच रजिस्टर ऑफ कॉपी और रिटर्न में आल्सो बी केप्ट एट एनी प्लेस इन इंडिया in which more than 1/10 of the total number of members entered in the register reside। अगर क्या है कि भाई अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग किसी दूसरे प्लेस पे अपने इंडिया में रजिस्टर मेंटेन करना चाहती है तो वो उस एरिया में कर सकती है, उस सिटी में कर सकती है जहां पर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या करते हैं, रहते हैं, रिसाइड करते हैं। और उसको साथ के साथ अप्रूव किसके द्वारा किया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और साथ के साथ उसको अप्रूव किया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन से। आगे हमारे पास टॉपिक आता है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। आगे हमारे पास टॉपिक आता है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। इंस्पेक्शन की बात करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। इंस्पेक्शन according to section 94 subsection 2 read with rule 11 of the company management administration rule 2014, register and their index except when they are closed under the provision of under the act, and the copy of the all return shall be open for inspection by the member debenture। ये कहना चाह रहा है कि जो रजिस्टर है, जो इंडेक्स है, जो रिटर्न है, ठीक है ना, सिर्फ उस टाइम को छोड़ के जब क्या है क्लोज किए, जब रजिस्टर्स को क्लोज कर दिया गया है, सिर्फ उस टाइम को छोड़ के बाकी ऑल टाइम वो क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, जो इंडेक्स है और जो कॉपी है रिटर्न की, शैल बी ओपन फॉर द इंस्पेक्शन बाय द मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस and by any other person on payment of such fees as may be specified in the article of association of the company, not exceeding 50, not exceeding ₹50 for each inspection। क्या कहना चाह रहा है बात करके, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, जो इंडेक्स ऑफ मेंबर है, वो क्या रहेंगे, जो रिटर्न है वो अवेलेबल होंगे इंस्पेक्शन के द्वारा, वो अवेलेबल होंगे इंस्पेक्शन के लिए। और इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर की, रजिस्टर ऑफ मेंबर की, इंडेक्स ऑफ मेंबर की, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की, एंड
एनुअल रिटर्न, इनकी क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। शैल बी ओपन फॉर, शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल ओनर। ये विदाउट फीस क्या कर सकते हैं, ये विदाउट फीस इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इनको फीस देने की जरूरत नहीं है। ये ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बिजनेस आवर के दौरान ये रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन इंस्पेक्शन करना चाहे, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, वो भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। बट उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट ऑफ सच फीस, payment of such fees has may be specified in the article of association of the company, has may be specified in the article of association of company। समझ आ गई, as may be specified in the article of association of company but not exceeding 50 for each inspection, but not exceeding ₹50 for इंस्पेक्शन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 रुपए देके क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। क्लियर है। अब आगे आता है कि कॉपी ऑफ रजिस्टर एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 94 सबसेक्शन 3 एंड बाय एनी सच मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन मे टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर और इंडेक्स रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ फीस और रिक्वायर अ कॉपी। मतलब वो कोई भी अगर एक्सट्रैक्ट लेना चाहे, कोई भी अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर का, इंडेक्स ऑफ मेंबर का, बिना किसी फीस के वो क्या ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। अगर उनको कॉपी लेनी है, अगर वो चाहते हैं कॉपी लेना रजिस्टर की या किसी भी चीज की, तो वो क्या कर सकते हैं, हर एक पेज के लिए ₹10 पे करके वो क्या कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं। समझ आ गए, वो कॉपी ले सकते हैं। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन कर सकते हैं मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, एनी अदर मेंबर, वो बिना किसी फीस के क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे अलग किसी दूसरे पर्सन को इंस्पेक्शन करनी है, तो उसे इंस्पेक्शन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक इंस्पेक्शन के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, ₹50 देने पड़ेंगे। और अगर ये लोग जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर ये कोई आस्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो बिना किसी फीस के ये आस्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अगर ये चाहते हैं कोई कॉपी लेना, रजिस्टर ऑफ की, रजिस्टर की कॉपी या इंडेक्स की कॉपी, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, हर एक पेज के लिए इनको ₹10 देना पड़ेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं। समझ आ गई। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, अब आगे बात करते हैं फॉरेन रजिस्टर की। अब हमारे पास आता है फॉरेन रजिस्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट फॉरेन रजिस्टर, सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 बात करते हैं। अच्छे से सुनना, अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में। फॉरेन रजिस्टर, जो फॉरेन रजिस्टर का सेक्शन है वो है सेक्शन 88 सबसेक्शन 4। फॉरेन रजिस्टर का सेक्शन जो है सेक्शन 88 सबसेक्शन 4। सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 एम्पावर द कंपनी टू कीप फॉरेन रजिस्टर ऑफ लंदन। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये कंपनी को कहता है कि ये कंपनी मेंटेन करेगी फॉरेन रजिस्टर ऑफ, फॉरेन रजिस्टर किसका, मेंबर का,
अगर मैं फॉरेन के अंदर कोई कंपनी का शेयर होल्डर है, फॉरेन के अंदर कोई कंपनी के डिवेंचर होल्डर है, फॉरेन के अंदर कंपनी के कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर है या बेनिफिशियल होल्डर है या कोई बेनिफिशियल होल्डर है, तो कंपनी क्या करेगी, जो भी ये आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, जो कोई भी फॉरेन कंपनी का मेंबर है, फॉरेनर डिवेंचर होल्डर है, फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर है, फॉरेन बेनिफिशियल होल्डर है, तो उनके लिए कंपनी क्या करेगी, एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेगी. It state a company may authorize by article keep in any country outside India in such manner has been prescribed. A part of register referred to in subsection called foreign register containing the name particular of member, debenture holder and other security holder and beneficial holder residing outside India. ये कहता है सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है तो कंपनी क्या करेगी, आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में अपने रजिस्टर का एक पार्ट जिसको फॉरेन रजिस्टर बोला जा रहा है उसको क्या करेगी, उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी आउटसाइड इंडिया में फॉरेन रजिस्टर, जिसके अंदर प्रॉपरली डिटेल डाली जाएगी किसकी, उन उन मेंबर की, उन डिवेंचर होल्डर की, उन सिक्योरिटी होल्डर की जो कहाँ रहते हैं, आउटसाइड इंडिया में रहते हैं. समझ आ गई. फॉरेन रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ कंपनीज प्रिंसिपल रजिस्टर. जो ये फॉरेन रजिस्टर है ये कंपनी के जो प्रिंसिपल मेन जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसका क्या माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा. फॉरेन रजिस्टर इज डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कंपनी. प्रिंसिपल रजिस्टर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसका पार्ट माना जाएगा and it should be kept in the same manner as the principal register and be likewise open to the special. तो जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर जो प्रिंसिपल रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसको मेंटेन किया जा रहा है, सेम टू सेम क्या किया जाएगा, इस फॉरेन रजिस्टर को भी मेंटेन किया जाएगा. समझ आ गई. डुप्लीकेट ऑफ सच रजिस्टर शुड बी मेंटेन एट द रजिस्टर ऑफिस इन इंडिया. सेम टू सेम जो फॉरेन रजिस्टर आउटसाइड इंडिया में मेंटेन हो रहा है ना, उसका एक डुप्लीकेट सेम टू सेम इंडिया में भी क्या होगा, मेंटेन होगा. एंड एंट्री मेड इन द फॉरेन रजिस्टर शुड बी मेड इन द डुप्लीकेट रजिस्टर एट द रजिस्टर ऑफिस एज सून एज पॉसिबल. मतलब ये क्या होगा, मान लो एक रजिस्टर जो फॉरेन रजिस्टर है वो यूएस में मेंटेन हो रहा है, तो उसका डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर इंडिया में भी मेंटेन होगा. जो एंट्री इसके अंदर हो रही है सेम टू सेम एंट्री किसके अंदर होगी, डुप्लीकेट रजिस्टर के अंदर होगी. क्यों मेंटेन किया जाता है ऐसे, अ कंपनी में डिसकंटिन्यू अ फॉरेन रजिस्टर एट एनी टाइम बट ऑल द एंट्री मेड इन इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल रजिस्टर. कंपनी कभी भी फॉरेन रजिस्टर को क्या कर सकती है, बंद कर सकती है, क्लोज कर सकती है, बट बंद करने से पहले जितनी भी एंट्री है उस फॉरेन रजिस्टर की वो सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, प्रिंसिपल रजिस्टर, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा. डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन अ स्टेट और कंट्री इन विच द फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट with regard to rectification shall be effective as it were a decision of a competent court in India if the central government by notification of it. मतलब मान लो जा रहा है कि कोई भी फॉरेन रजिस्टर, एनी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन आउटसाइड इंडिया, कोई भी फॉरेन रजिस्टर जो क्या है मेंटेन हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो उसके अगर इफ any order passed by the foreign authority, अगर उस कंट्री की किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, आउटसाइड इंडिया की किसी फॉरेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई भी रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई क्या किया, ऑर्डर पास किया, तो वो क्या माना जाएगा, उसको शैल बी इफेक्ट किया जाएगा, उसको माना जाएगा हैज इट वर अ डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया. हम उसको किसके बराबर मानेंगे, उनमें उसको मानेंगे, मान लो जो फॉरेन रजिस्टर था, फॉरेन
फॉरेन रजिस्टर जो था, फॉरेन रजिस्टर को मेंटेन किया गया यूएस के अंदर। यूएस की कोर्ट ने, मान लो यूएस की कोर्ट ने उसके रेक्टिफिकेशन के लिए कोई ऑर्डर पास किया, रेक्टिफिकेशन के लिए, उसको इक्वल माना जाएगा कि ये ऑर्डर किसके इक्वल माना जाएगा? इसको माना जाएगा हैज इट वर अ डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया। तो उसके इंडियन कोर्ट के, अगर वो इंडिया में मेंटेन होता और इंडियन कोर्ट उसके रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन पास करती, तो उसके बराबर ही माना जाएगा और वो पूरा क्या होगा? इफेक्टिव होगा। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Filing form with the register. The company shall within a 30 day from the date of opening of any foreign register. अगर कंपनी कोई फॉरेन रजिस्टर ओपन कर रही है, मेंटेन कर रही है, तो वो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, फॉरेन रजिस्टर के ओपन होने के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी में नोटिस फाइल करेगी और नोटिस में बताएगी सिचुएशन, लोकेशन ऑफ द ऑफिस in Form MGT3 along with the fees where such register is kept, and in the event of any change in the situation of office or it is discontinued, shall within 30 days from the date of such change or discontinuance as the case may be file notice in such form with the registrar of such change or discontinuance. ये कहना चाह रहा है कि जब ये कहना, इस वाले टॉपिक में ये क्या कहना चाह रहा है, इस वाली चीज में ये क्या कहना चाह रहा है क्लोज के अंदर, इसमें ये बोल रहा है कि भाई अगर किसी कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर को ओपन किया है, फॉरेन रजिस्टर को क्या किया है? ओपन किया है और उसको मेंटेन करना शुरू किया है, तो कंपनी क्या करेगी? ओपन होने के 30 दिन के अंदर अंदर MGT 3 फॉर्म के अंदर आरओसी में नोटिस भेजेगी और ये बताएगी कि भाई वो कौन सी लोकेशन है, वो कौन सा एड्रेस है ऑफिस का जहां पे ये फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। समझ आ गई? अगर इस ऑफिस में दोबारा से अगर कोई चेंज होता है, अगर इसमें चेंज होता है या फिर कंपनी ने क्या किया, रजिस्टर को मेंटेन करना बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो फिर क्या होगा? उसके रिगार्डिंग भी 30 दिन के अंदर अंदर, उस डिसकंटिन्यूएंस के रिगार्डिंग और उस चेंज के रिगार्डिंग भी 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को आरओसी में MGT 3 का नोटिस देना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। फॉरेन रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ कंपनी, इसको कंपनी के रजिस्टर का पार्ट माना जाएगा। फॉरेन रजिस्टर सेम फॉर्मेट में मेंटेन किया जाएगा जिस तरह से उसको प्रिंसिपल रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। फॉरेन रजिस्टर शैल बी केप्ट ओपन फॉर द इंस्पेक्शन और मे बी क्लोज, एक्सट्रैक्ट मे बी टेकन therefrom, कॉपी thereof may be required in the same manner mutandis mutandi। मतलब जो रजिस्टर ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग प्रिंसिपल जितने भी प्रोविजंस हैं एप्लीकेबल होते हैं, सेम प्रोविजन फॉरेन रजिस्टर पे भी एप्लीकेबल होंगे। If a foreign register is kept by the company in any country outside India, decision of the appropriate competent authority in this regard to the ratification of register shall be binding। तो मतलब वो सारे का सारा ये सेम है, ये सारे का सारा सेम है, इसको आप पढ़ना, ये पूरा सेम है, जो हमने ऊपर बात की ये पूरे का पूरा सेम है। तो ये बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर की। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर शुरू करेंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम इस जो हमारा ये चैप्टर है, हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में या उससे हमारी इसमें 2 क्लास हो जाएंगी, 2 क्लास